नमस्ते डियर स्टूडेंट। आपका अपने बिहार के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट का हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको यदि आप याद कर लेते हैं या सीख लेते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? कहने का मतलब यह हुआ कि यंग यूरोप नामक एक संस्था थी जिसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैजिनी। मैजिनी ने ही यंग यूरोप और यंग इटली के यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किए थे, वही इसके संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांस में 1789 ईस्वी में 89 ईस्वी से पहले वहां निरंकुश शासन हो रहा था, जिससे निजात पाने के लिए वहां के लोगों ने क्रांति शुरू की। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलवेरिन संबंधित था। तो जलवेरिन एक संगठन था। जलवेरिन एक संगठन था जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इससे इस संगठन का उद्देश्य था कि फ्रांस में व्यापार को सही ढंग से चलाना। तो जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क ने दिया था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कहां हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में एक युद्ध लड़ा गया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में एक युद्ध लड़ा गया, वाटरलू का युद्ध। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। तो उस हार के बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, कावूर, मैजिनी। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई योगदान नहीं था। गैरिबाल्डी, कावूर और मैजिनी का इसमें बहुत ज्यादा योगदान था। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना इसका
मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन, 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना? तो ये जर्मनी का सम्राट बना था। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। 12 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मैजिनी, कावूर, गैरिबाल्डी, इनमें सभी। तो इटली के एकीकरण में मैजिनी, कावूर, गैरिबाल्डी इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? शिमला, मैसूर, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडॉन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, और ये सेडॉन का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। लुई 16वां को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वां जब फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुई, फ्रांस में जब राष्ट्रवादी क्रांति शुरू हुई 1789 में, तो उस समय वहां के शासक थे लुई 16वां। जब फ्रांस पे पूरी तरह से जनता ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो 1793 में लुई 16वां को एक चौराहे पे उन्हें फांसी दिया गया। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमोल्योन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमोल्योन ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप जो है वो फ्रांस का शासक था। बोहेमिया किस देश के अधीन था? बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन एक देश था। अगला क्वेश्चन, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डायट, जालवेरिन। तो मेजिनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन, कोसूत का संबंध किस देश से था? कोसूत जो है वो हंगरी देश का एक दार्शनिक था और राष्ट्रवादी था। 25 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है। और 26 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो आपको पहले ही बताया गया था कि यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जोल्वेराइन एक संस्था थी, इसकी स्थापना प्रसा ने किया था। अगला क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान की, तुर्की की, ऑप्शन रूस की, फ्रांस की। तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम तुर्की और यूनान के बीच हुआ था, जिनमें
तुर्की की इसमें पराजय हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सोडवा के युद्ध ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। तो सोडवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी और यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच लड़ा गया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोबर्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इमानुएल ने, मैजनी ने। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना मैजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? कावूर, मैजनी, गैरिबाल्डी या बिस्मार्क। तो लाल कुर्ती एक संगठन था जिसकी स्थापना गैरिबाल्डी ने किया था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था और यह एक राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी बिस्मार्क एक राष्ट्रवादी था और बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आखिर फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? तो क्या प्रजातंत्र की वजह से, या निरंकुश शासन की वजह से, या गिरफ्तारी पत्र की वजह से, या मनसबदारी प्रथा की वजह से? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। वहां के लोग राजाओं के शासन से बहुत परेशान थे, जो कि बहुत ही निरंकुश शासक थे। तो निरंकुश शासन की वजह से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो राजवंश। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। तो उसके द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना वहां पे की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो यहाँ पर जर्मनी और इटली के एकीकरण के बीच सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो ऑस्ट्रिया था। तो यहाँ पर अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।